नमस्कार बच्चों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस गुरुकुल में। बच्चों, मैं इस सीरीज में बिहार बोर्ड में 2009 से 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कस करवा रहा हूं। अब तक मैंने बच्चों टोटल 5 चैप्टर का क्वेश्चन करवा रखा है स्टार्टिंग से, और आज मैं करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 6 यानी कि वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, इस लेक्चर को आपको जरूर समझना, बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है और इतना उम्मीद रखें ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कम से कम आपका 5 नंबर इससे ऑब्जेक्टिव मार्क्स का जरूर निश्चिंत हो जाएगा और सब्जेक्टिव मार्क्स में भी इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि डीएनए के अणु में साइटोसिन अगर 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। बच्चों, हम लोग समझते हैं कि अगर डीएनए में क्या होता है कि जितना भी 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसमें से गुवानिन और साइटोसिन जो है बच्चों वो हमेशा आपको बराबर दिखेगा, यानी कि गुवानिन और साइटोसिन का परसेंटेज आपको बराबर दिखेगा। अगर साइटोसिन 18% है तो गुवानिन भी बच्चों आपको कितना परसेंट मिलेगा, 18%। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए गुवानिन और साइटोसिन का, यानी कि 18% प्लस 18%, ये आपको आ जाएगा बच्चों टोटल 36%। और हमको पता है किसी भी डीएनए में नाइट्रोजनस बेस टोटल 100% होता है, उसी तरह से जिस तरह से गुवानिन और साइटोसिन बराबर होता है तो एडेनिन और थायमिन भी बच्चों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब समझते ध्यान से, तो एडेनिन और थायमिन को अगर जोड़ा जाए, इसका परसेंटेज तो दिया नहीं क्योंकि हमको एडेनिन का प्रतिशत निकालना है। समझते हैं कैसे निकालेंगे। अगर पूरे नाइट्रोजनस बेस पेयर को जोड़ा तो वो होता है 100%, और 100 में से गुवानिन प्लस साइटोसिन का हमको परसेंटेज पता है बच्चों वो कितना है, 36%। तो इससे हमको यहां पर एडेनिन प्लस थायमिन का परसेंटेज कितना मिल जाएगा बच्चों, 64%। तो यानी कि एडेनिन और थायमिन का परसेंटेज जो है बच्चों वो कितना है, 64%, जिसमें से अकेला अगर एडेनिन का परसेंटेज अगर निकाला जाए यानी कि 64/2, तो ये कट के बच्चों आ जाएगा 32%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। आपको ध्यान रखना है गुवानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है परसेंटेज में, एडेनिन थायमिन के बराबर होता है। ओवरऑल अगर सबको जोड़ा जो 100% होता है तो हमको एडेनिन कितना परसेंटेज आ गया बच्चों, 32%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये पूछा गया था 2009 में। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है साधारण ठंड लग जाना किससे होता है, यानी कि साधारण जो हमको सर्दी खांसी जुकाम वगैरह होता है वो किन के कारण होता है, क्या रेट्रो विषाणु के कारण होता है। समझते बच्चों, रेट्रो विषाणु के कारण जो है एड्स होता है। एड्स नामक बीमारी रेट्रो विषाणु के कारण होता है। उसके बाद है फाज विषाणु, उसके बाद है राइनो वायरस, उसके बाद है सेनाइड वायरस। जो फाज वायरस है बच्चों ये एक्चुअली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जो भी जीवाणु है उनको ये इफेक्ट करता है, फाज विषाणु। ठीक है बच्चों। अब राइनो वायरस ही क्या करता है कि हमारे अंदर जो भी कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी जुकाम जो भी होता है, साधारण ठंड लगना, वो किसके द्वारा होता है बच्चों, राइनो वायरस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और सेनाइड विषाणु क्या होता है बच्चों कि हमारे जो श्वसन तंत्र है, यानी कि श्वसन तंत्र में कभी कभी जो इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों, वो इन्फेक्शन हो जाता है किसके वजह से, सेनाइड विषाणु के वजह से। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। याद रखना है रेट्रो विषाणु से एड्स बीमारी होता है, फाज विषाणु जो मेनली बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, और राइनो वायरस से बच्चों हम लोगों को क्या होता है, साधारण ठंड यानी कि सर्दी जुकाम का बीमारी होता है। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया था 2009 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विषाणु किनसे बने होते हैं। अगर हम लोग बच्चों विषाणु का अगर विषाणु के बारे में समझेंगे, वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव के बीच का इंटरमीडिएट कहलाता है विषाणु। जब तक वो किसी होस्ट के शरीर के बाहर है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर बच्चों वो बाहर है, तब तक तो वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वो सजीव के अंदर आता है तो वो अपना एक लिविंग वाला प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो अगर हम लोग एक विषाणु का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो उसके शरीर के बाहर जो है ना, बस प्रोटीन का एक कैस्पिड बना होता है, प्रोटीन का कैस्पिड बना होता है, और अंदर के तरफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो बाहर का जो लेयर है बच्चों वो बना होता है प्रोटीन का, जिसे कहा जाता है कैस्पिड, और अंदर बच्चों आपको मिल जाएगा जेनेटिक मटेरियल। और इसी जेनेटिक मटेरियल में मेनली हमको या तो आरएनए मिलता है, और यही आरएनए एक प्रकार का क्या है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। वायरस में जो जनरली हमको आरएनए मिलता है, लेकिन कुछ कुछ वायरस ऐसे हैं जैसे बैक्टीरियोफाज, उनमें आपको डीएनए मिल सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ प्रोटीन। प्रोटीन तो रहता ही है, प्रोटीन के साथ साथ क्या रहता है बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल। ये पूछा गया था 2009 में। ठीक है।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? फाइकोलॉजी। समझते हैं बच्चों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहां पर शैवाल का अध्ययन किया जाता है बच्चों, उन्हें कहा जाता है फाइकोलॉजी। जहां पर विषाणु का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है वायरोलॉजी। और जहां पर हम लोग लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है बच्चों बायोलॉजी। ठीक है, और भ्रूण विज्ञान का मतलब है बच्चों जहां पर हम लोग भ्रूण का अध्ययन करते हैं ऐसे विज्ञान को कहते हैं बच्चों भ्रूण विज्ञान। तो आपको समझना है बच्चों, जहां भी लॉजी टर्म आ जाए इसका मतलब होता है अध्ययन। फाइको हम लोग वर्ड यूज करते हैं बच्चों शैवाल के लिए, तो जहां पर हम लोग शैवाल का स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। वायरस वाले को बोलते हैं बच्चों वायरोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ठीक है, ये पूछा गया था 2009 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए के पैरिमिडिन में पाया जाता है। समझते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों आरएनए। आरएनए और डीएनए में दोनों में नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा पाया जाता है? समझते हैं बच्चों, अगर हम लोग डीएनए का बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजनी क्षार सबसे पहले तो हमको मिलता है एडेनिन मिलेगा, आरएनए में भी एडेनिन मिलता है। उसके बाद इसमें हमको मिलेगा गुवानिन। अगर डीएनए में गुवानिन है तो आरएनए में भी गुवानिन मिलता है। अगला है साइटोसिन। अगर डीएनए में साइटोसिन है तो आरएनए में भी हमको साइटोसिन मिलता है। और चौथा है बच्चों नाइट्रोजनस बेस थायमिन, लेकिन आरएनए में बच्चों थायमिन के जगह मिलता है यूरेसिल। अब हम लोग समझते हैं, तो एडेनिन और गुआनिन जो आपको बच्चों दिख रहा है ध्यान से समझते हैं। अगर हम लोग एडेनिन और गुआनिन का बात करें ना तो इसको बोला जाता है प्यूरिन, इन दोनों को बोला जाता है प्यूरिन। लेकिन जहां पर हम लोग साइटोसिन और थायमिन का बात करते हैं इसे कहा जाता है बच्चों पायरिमिडिन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डीएनए के पैरिमिडिन में पाया जाता है। अब देख सकते हैं बच्चों डीएनए के पैरिमिडिन में क्या मिल रहा है? साइटोसिन और थायमिन। आते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थायमिन एवं साइटोसिन। सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ये पूछा गया था 2011 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूक्लियोसाइड है। आखिर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं किसको? समझते हैं बच्चों कि हम लोग न्यूक्लिक हम दो प्रकार का पढ़ते हैं, एक डीएनए और आरएनए। कैसे डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है हम लोग यहां से समझते हैं। जब अभी हम लोग पढ़े 4 नाइट्रोजनी क्षार के बारे में पढ़े डीएनए में और आरएनए में, जब नाइट्रोजनी क्षार जिसे हम लोग बोलेंगे बच्चों नाइट्रोजनस बेस, समझते ध्यान से, जब नाइट्रोजनस क्षार में यानी कि नाइट्रोजनस बेस में जब हम लोग ऐड करते हैं शुगर ग्रुप को तो यह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यह कहलाता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड में जब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तब यह कहलाता है बच्चों न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड का न्यूक्लियोसाइड क्या है बच्चों? अगर हम लोग समझेंगे नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर तो इसे कहा जाता है बच्चों न्यूक्लियोसाइड। गलती है। और जब इस पे फॉस्फेट अगर जुड़ जाता है तब इसे कहा जाता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बनाता है न्यूक्लिक एसिड, और उसी न्यूक्लिक एसिड में हम लोग समझते हैं बच्चों डीएनए और आरएनए को। क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद शुगर और फॉस्फेट। हमको पता है बच्चों न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? जहां पर नाइट्रोजनस बेस और हमको क्या मिले? शुगर मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ये पूछा गया था 2011 में और 2021 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है बच्चों कि एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? हम लोग समझते हैं बच्चों कि अगर मान के चलते हैं कि ये एमआरएनए का एक स्ट्रैंड है, इस एमआरएनए के स्ट्रैंड में यहां पर होता है कोडॉन, जिन कोडॉन को बोला जाता है बच्चों ट्रिपलेट। ये 3 के फॉर्म में मिलता है, इसे कहा जाता है कोडॉन। मान के चलते हैं इसमें कोई कोडॉन है UAG है, और जब इसके ऊपर कोई एडेप्टर मॉलिक्यूल आता है उसके पास भी क्या होता है बच्चों? इसी के जैसा अगर ये कोडॉन है तो इसका जस्ट उल्टा आपको मिलेगा यहां पर एंटीकोडॉन। और जैसे मान के चलते अगर बच्चों यहां पर यू है तो यूरेसिल हमेशा जुड़ता है एडेनिन के साथ, एडेनिन हमेशा जुड़ेगा यूरेसिल के साथ, गुआनिन जुड़ता है बच्चों हमेशा साइटोसिन के साथ।
तो इस आरएनए को बोला जाता है बच्चों टीआरएनए। तो टीआरएनए में इस कोडॉन का जस्ट उल्टा बेस पेयर हमको मिलता है, जिसे कहा जाता है बच्चों एंटीकोडॉन। तो एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? एमआरएनए में पाया जाता है, आरआरएनए में पाया जाता है, टीआरएनए में पाया जाता है। इनमें से कोई नहीं, हमको पता है एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है बच्चों? टीआरएनए में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये पूछा गया था बच्चों 2011 में, 2023 में और 2021 में। बार बार ये पूछा गया था, आपको जरूर याद होना चाहिए आखिर टीआरएनए कहते किसको है। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या है बच्चों? कि पॉलीमर कहने का मतलब है कि जरूर उसके पास कोई ना कोई मोनोमर रहेगा। वो मोनोमर जब बहुत सारा मोनोमर आपस में जुड़ता है तब वो कहलाता है पॉलीमर। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है क्या? न्यूक्लियोटाइड का या न्यूक्लियोसाइड का, अमीनो अम्ल का या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन का? समझते बच्चों, अमीनो अम्ल तो नहीं हो सकता क्योंकि डीएनए और आरएनए वो खुद जो है न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है, वो उसका पॉलीमर नहीं है। हम लोग समझते हैं बच्चों आखिर डीएनए न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर बनता कैसे? अभी हम लोग पढ़े थे कि जब नाइट्रोजनी क्षार में, जब बच्चों नाइट्रोजनी क्षार में हम लोग शुगर ग्रुप को जोड़ते हैं तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में हम लोग जोड़ते हैं फॉस्फेट ग्रुप को तब इनको कहा जाता है बच्चों न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का चेन बच्चों आपस में जुड़ता है, यानी कि ऐसा ऐसा न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा जब आपस में जुड़ते जाएगा तब इसे ही कहा जाता है बच्चों न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो यानी कि जब नाइट्रोजनी क्षार और शुगर मिलेगा तब ये बनेगा बच्चों न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेंगे तब ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। और इसी न्यूक्लियोटाइड के चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये पूछा गया था बच्चों 2012 में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? हमको पता है बच्चों कि नाइट्रोजनी क्षार हम लोग 4 तरह का पढ़ते हैं और वो चारों जो क्षार है बच्चों वो ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलता है। अगर आप लोग मैथ में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे कि अगर कोई भी चीज अगर मेरे पास 4 है और वो हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलता है तो उसके लिए हमको टोटल कितना कोडॉन बन सकता है? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों कि जितना मेरे पास नाइट्रोजनी क्षार है और वो किस फॉर्म में मिलता है, यानी कि 3 पे पावर अगर हमको मिलता है ट्रिपलेट के फॉर्म में तो 4 पे पावर 3 बच्चों, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 64। यानी कि अगर पूछा जाए अनुवांशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं, कितने कोडॉन पाए जाते हैं बच्चों, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 64। ये पूछा गया था बच्चों 2015 में। आपको याद रखना है टोटल 64 कोडॉन होता है, जिसमें से आपको बच्चों याद रखना है कि 61 कोडॉन जो होता है वो कोड करता है किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए। आपको याद रखना है, ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो बच गया 3 कोडॉन बच्चों, और ये 3 कोडॉन को कहते हैं हम लोग स्टॉप कोडॉन, यानी कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकता है। हम लोग समझते हैं, आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा इस कोडॉन के बारे में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कि आपसे अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, यानी कि 4 पे पावर 3 बच्चों टोटल हमको कितना कूट पूछा आ जाएगा बताओ? 64। इसमें क्वेश्चन आपको बदल कर भी पूछ सकता है। अगर मान के चलता है अगर हमको नाइट्रोजनी क्षार अगर 5 के रूप में मिलता और अगर पांचों अगर हमको ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलता तब उस वक्त हम लोग 5 का क्यूब कर देते। ठीक है बच्चों, ये पूछा गया था 2015 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑपरेंट मॉडल ने क्या ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था, नेरवन ने किया था, जैकब तथा मोनेट ने किया था। इनमें से कौन था? आपको बच्चों याद रखना है कि ऑपरेंट मॉडल को जो प्रस्तावित किया था बच्चों, ये किया था जैकब तथा मोनेट ने। आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेंट मॉडल में क्या होता है कि जब भी हम लोग लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होता है ना, वो बच्चों स्ट्रक्चरल जीन जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, अगर उसको लैक्टोज ना मिले तो फिर वो स्ट्रक्चरल जीन आगे काम करने वाला नहीं है। इसी से हम लोग ऑपरेंट मॉडल के बारे में समझते हैं। ये दिया था बच्चों जैकब तथा मोनेट ने। आपको याद रखना, ये पूछा गया था 2015 में और 2021 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? क्या डीएनए का टाइपिंग है, डीएनए का प्रोफाइलिंग है, ए और बी दोनों, या फिर बेस पेयरिंग? समझते हैं बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है
कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कहीं पर कहीं बैंक वगैरह में जाते हैं तो हम लोगों का फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। हर इंसान का इस पूरे दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान है, हर किसी का जो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है बच्चों वो अलग अलग है। और हर किसी का डीएनए सीक्वेंसिंग के अलग होने की वजह से क्या होता है, हर किसी का फिंगरप्रिंटिंग बच्चों आपको अलग मिलेगा। तो इस फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं बच्चों फॉरेंसिक साइंस में पता करने में कि आखिर ये फिंगरप्रिंट किसका है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से बच्चों एक तरह का ये डीएनए का प्रोफाइलिंग है, जिस प्रोफाइलिंग में हम लोग पता करते हैं आखिर ये डीएनए का जो सीक्वेंस है किसका हो सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ये पूछा गया था 2016 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है, यानी कि प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए का प्यूरिन हम लोग किसको कहते हैं बच्चों, अभी हम लोग समझे थे प्यूरिन और पैरामिडिन के बारे में। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए बच्चों प्यूरिन के बारे में, तो प्यूरिन में हमको दो चीज मिलेगा, एडेनिन मिलता है और मिलता है बच्चों गुआनिन। और जब भी अगर आपसे पूछा जाए पायरिमिडिन के बारे में, तब आपको हमेशा जवाब देना है बच्चों साइटोसिन मिलता है और थायमिन। ये होता है डीएनए के केस में। और अगर आपसे आरएनए के केस में पूछा जाए बच्चों, तो आरएनए के केस में आपको क्या बताना है कि प्यूरिन में तो एडेनिन और गुआनिन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन पैरामिडिन में क्या होता है बच्चों, साइटोसिन के साथ जहां पर हमको थायमिन मिलना चाहिए, आरएनए में बच्चों थायमिन की जगह बच्चों हमको मिलता है यूरेसिल। तो क्वेश्चन पूछा गया प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है, तो प्यूरिन बेस में क्या मिलता है बच्चों, एडेनिन तथा गुआनिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, एडेनिन तथा गुआनिन। ये पूछा गया था 2016 और 2021 में। आपको ये जरूर याद रखना है कि डीएनए और आरएनए में हम लोग अंतर यहां से भी कर सकते हैं प्यूरिन और पैरामिडिन के आधार पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसा बंधन रहता है बच्चों, पहला ऑप्शन है पेप्टाइड बंधन, दूसरा है एस्टर बंधन, उसके बाद ए और बी दोनों, उसके बाद है बच्चों हाइड्रोजन बंधन। क्या बोला है कि आखिर किसके बीच, नाइट्रोजनस बेस के बीच। जब भी हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में समझते हैं बच्चों, तो 4 नाइट्रोजनस बेस होता है। अभी हम लोग समझे थे एडेनिन, एडेनिन हमेशा जुड़ता है बच्चों थायमिन के साथ, और गुआनिन जुड़ता है बच्चों हमेशा साइटोसिन के साथ। जब एडेनिन को हमेशा थायमिन के साथ जोड़ना है तो इसके बीच बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत पड़ता है, और जब गुआनिन को साइटोसिन से जोड़ना पड़ता है बच्चों, तो यहां पर हमको 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमसे नाइट्रोजनस बेस का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको समझना किसके बारे में पूछा जा रहा है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजनस बेस का पेयरिंग बच्चों ऐसे होता है, एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, गुआनिन साइटोसिन के साथ बच्चों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, यानी कि हाइड्रोजन बंधन। ये पूछा गया था 2016 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं। तो पूछा गया बच्चों बी डीएनए का, अगर हम लोग एक टर्न अगर हम लोग समझेंगे, इस तरह से समझते हैं बच्चों, अगर हम लोग एक टर्न में पूछा जाए बच्चों, यानी कि अगर ये एक पूरा टर्न है, इस पूरे टर्न में बच्चों हमको पाया जाता है टोटल 10 बेस पेयर, 3, 4, ये है 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो इसके एक टर्न में बच्चों आपको कितना बेस पेयर मिलता है, 10 बेस पेयर। और हर बेस पेयर के बीच आपको बच्चों डिस्टेंस मिलेगा 0.34 नैनोमीटर का, या फिर अगर एंगस्ट्रम में पूछा जाए बच्चों 3.4 एंगस्ट्रम आपको मिलेगा। यानी कि एक और दूसरे बेस पेयर के बीच जो आपको डिस्टेंस मिलेगा बच्चों इतने का मिलेगा। और टोटल अगर पूछा जाए तो इसमें टोटल कितना बेस पेयर होता है बच्चों, 10 बेस पेयर होता है। आपको ध्यान में रखना, यह पूछा गया था 2016 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि ऑपरेंड मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन का सिंथेसिस करता है, जीन का एक्सप्रेशन दिखाता है, या जीन का रेगुलेशन, या जीन का फंक्शन। ऑपरेंड मॉडल में क्या होता है बच्चों, तो उसमें हम लोग क्या कर समझते हैं कि उसमें आखिर जीन कैसे रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यही हमको ऑपरेंड मॉडल बताता है। ये जीन का सिंथेसिस नहीं करता है, ना तो जीन का एक्सप्रेशन करता है, ये क्या करता है बच्चों, जीन का हमेशा रेगुलेशन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये पूछा गया था 2017 और 2021 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। हम लोग अभी अंतर समझे थे कि डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। तो पहला पाया जाता है बच्चों थायमिन पाया जाता है, अगला पाया जाता है गुआनिन पाया जाता है, थायमिन, गुआनिन, और आपको इसमें मिलेगा साइटोसिन। ठीक है बच्चों। और अगर इसमें अगर आप ऑप्शन अगर देखेंगे, थायमिन मिल गया, गुआनिन मिल गया, साइटोसिन मिल गया,
और आपको इसमें मिलता है बच्चों एडेनिन। तो इसमें हमको क्या नहीं मिलता है बच्चों, यूरेसिल हमको नहीं मिलता है, क्योंकि यूरेसिल हमको आरएनए में मिलता है। थायमिन के जगह पर हमको क्या मिलता है बच्चों, आरएनए में यूरेसिल मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं होता है, तो यूरेसिल नहीं होता है, क्योंकि बच्चों यूरेसिल किसमें होता है, आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये पूछा गया था 2017 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, क्या टीएमवी का। टीएमवी का पूरा नाम होता है बच्चों टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफाज में समझते हैं बच्चों, टोबैको मोजाइक वायरस में कि जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों वो पाया जाता है आरएनए। अगर बैक्टीरियोफाज का बात करेंगे, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है बच्चों, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है वो पाया जाता है डीएनए। दोनों तो नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ये पूछा गया था 2017 और 2021 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। समझते हैं बच्चों कि जब भी अगर हमको डीएनए से डीएनए बनाना हो तो इसे कहा जाता है बच्चों रेप्लिकेशन। इसे कहा जाता है बच्चों रेप्लिकेशन। और डीएनए से अगर हमको आरएनए बनाना हो इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर हमको प्रोटीन बनाना हो तो इसे कहा जाता है बच्चों ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर हमको डीएनए से डीएनए का कॉपी तैयार करना है इसे कहा जाएगा रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाना तो इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और अगर उल्टा चल रहा है आरएनए से डीएनए बनाना इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से अगर हमको प्रोटीन बनाना तो इसे कहते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। क्वेश्चन पूछा गया डीएनए में से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डीएनए से हमको आरएनए बनाना इसे कहा जाता है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ये पूछा गया था 2017 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन है बच्चों सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। हमको पता है बच्चों कि मानव गुणसूत्र हमारे मनुष्यों में 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़े मानव गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से गुणसूत्र नंबर पहला, इस गुणसूत्र नंबर 1 में सबसे ज्यादा जीन पाया जाता है। और गुणसूत्र नंबर 21 इसमें बच्चों गुणसूत्र नंबर 1 और गुणसूत्र नंबर जो वाई गुणसूत्र होता है बच्चों, जो सेक्स क्रोमोसोम का गुणसूत्र होता है, उसमें आपको बच्चों सबसे कम गुणसूत्र मिलता है। सबसे ज्यादा अगर हमको जीन का बात किया जाए, सबसे ज्यादा जीन हमको मिलता है बच्चों गुणसूत्र नंबर पहला पे। और अगर सबसे कम जीन का अगर बात किया जाए, सबसे कम जीन मिलता है बच्चों हमको वाई गुणसूत्र पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है जीन, गुणसूत्र नंबर 1 पर। और सबसे कम किस पर पाया जाता है बच्चों, गुणसूत्र वाई पर। यू वाई क्यों लिखें, क्योंकि हमको पता है जो 23 जोड़ा होता है बच्चों, इसमें से 2 तरह का गुणसूत्र होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम और एक को बोलते हैं हम लोग बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम तो 1 से लेकर के 22 तक मिल जाएगा आपको। जो 23वां जोड़ा रहता है बच्चों वो एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल में XX और मेल में बच्चों मिलेगा आपको XY, इसलिए यहां पर जो है Y लिखा गया। और Y में सबसे कम जीन पाया जाता है और सबसे ज्यादा जो जीन पाया जाता है बच्चों वो पाया जाता है गुणसूत्र नंबर 1 पर, ठीक है। आपको ये याद रहना चाहिए। ये पूछा गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुकेंद्रिका में टीआरएनए 5S RNA एवं SNRNA तथा nRNA अनुलेख में किसके अंतर्गत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए में कौन मदद करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमको पता है बच्चों डीएनए से क्या बनाना, आरएनए। अगर हमको आरएनए बनाना, आपको एक चीज समझना होगा बच्चों कि जब भी अगर हमको आरएनए बनाना है तो आरएनए बनाने के लिए हमको आरएनए पॉलीमरेज का जरूरत होता है। अगर डीएनए बनाना तो डीएनए पॉलीमरेज का जरूरत होगा। तो ऑप्शन है कि आखिर आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है, 2 का काम है या फिर 3 का काम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना, तो चाहे हमको टीआरएनए बनाना हो या 5S RNA बनाना हो या फिर SNRNA बनाना हो बच्चों, तो उसमें हमको आरएनए पॉलीमरेज 3 का जरूरत पड़ता है। इसमें जो क्या आता है बच्चों वो सारा पॉलीमरेज
बन जाता। लेकिन अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 1 का बात करेंगे तो उसमें बच्चों सिर्फ आपको आरआरएनए मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ये पूछा गया था 2018 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों। किसका सांचे, किसका सिंथेसिस, आरएनए का बनना, किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर बनना। तो डीएनए से अगर हम बच्चों आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये पूछा गया था 2019 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े थे बच्चों के डीएनए में हमको 4 नाइट्रोजनी क्षार मिलता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए में क्या होता है बच्चों? थायमिन के जगह पर हमको क्या मिलता है? यूरेसिल। तो हम बार बार बता चुके हैं कि यूरेसिल किससे संबंधित होता है? आरएनए से संबंधित होता है या डीएनए से संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ये संबंधित होता है आरएनए से, ना कि डीएनए से। ये पूछा गया था 2019 में। देख रहे बच्चों, ये बार बार लगातार पूछा जा रहा है नाइट्रोजनी क्षार के बारे में, इसलिए आपको जरूर समझना है कि आखिर एडेनिन किसको बोलते हैं, गुआनिन क्या है, साइटोसिन क्या है, थायमिन क्या और यूरेसिल क्या है, और कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब वापस से क्वेश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। गलत जोड़ी के बारे में अभी हम लोग समझाए थे बच्चों कि जितना भी नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ता है वो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ता है। तो एडेनिन को अगर जोड़ना है तो वो जुड़ेगा थायमिन से, और इसको जोड़ने के लिए बच्चों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत पड़ता है। और गुआनिन जुड़ता है बच्चों साइटोसिन से, और उसके लिए जरूरत पड़ता है बच्चों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इनमें से पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत के बारे में पूछा गया। गुआनिन और साइटोसिन तो 3 बंधन से जुड़ता है, ये बात सही है। थायमिन और एडेनिन 2 बंधन से जुड़ता है, सही है। अब समझते हैं बच्चों एडेनिन और यूरेसिल। तो आरएनए में क्या होता है बच्चों? ये थायमिन के जगह पर आपको क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। तो ये भी हमेशा कितने बंधन के द्वारा जुड़ेगा? 2 बंधन के द्वारा। सी नंबर भी सही है। चौथा नंबर बोल रहा बच्चों कि थायमिन और यूरेसिल, कभी भी थायमिन और यूरेसिल आपस में बंधन नहीं बनाता है। थायमिन हो या यूरेसिल, दोनों हमेशा बंधन बनाता है एडेनिन के साथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर गलत कौन सा है बच्चों? डी नंबर। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है। यह पूछा गया था 2019 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, दमनकारी जीन क्रियाविधि का, या फिर गृह संचालन जीन संचारण का, या फिर इनमें से सभी? इंग्लिश में अगर समझते हैं बच्चों, लेक ऑपेरॉन रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिसेबल जीन सिस्टम को, रिप्रेसेबल जीन सिस्टम या हाउसकीपिंग जीन सिस्टम। समझते हैं बच्चों कि आखिर इन तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है। जहां पर बात किया जाए इंड्यूसिबल जीन सिस्टम यानी कि अनुदेशी जीन सिस्टम का, ऐसे नॉर्मली में क्या होता है ना बच्चों, वो ऑफ सिस्टम में रहता है, यानी कि ऑफ रहता है। लेकिन जैसे ही उसको लैक्टोज मिलता है, एलो लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज का डेरिवेटिव होता है बच्चों एलो लैक्टोज। जब उसको एलो लैक्टोज मिलता है ना बच्चों, तो ये क्या होता है ना, जीन का रेगुलेशन स्टार्ट कर देता है। इसे कहा जाता है इंड्यूसेबल जीन सिस्टम। रिप्रेसेबल जीन का सिस्टम का क्या मतलब बच्चों? रिप्रेसेबल को अगर हिंदी में समझेंगे बच्चों, दमनकारी। दमनकारी का मतलब क्या है? ये हमेशा ऑन रहेगा। जब देखेगा कि काम पूरा हो गया तो ये उसको क्या कर देगा? उसके काम को रोक देगा। तो ऐसे जीन सिस्टम को कहा जाता है बच्चों दमनकारी। गृह संचालन का क्या मतलब है बच्चों? यानी हाउस कीपिंग का मतलब हमको पता है कि उस पूरे चीज को हमेशा के लिए अगर नियंत्रण में रखता है तो कौन रखता है बच्चों? गृह संचालन। तो क्वेश्चन पूछा गया कि लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? तो लेक ऑपेरॉन बच्चों हमेशा प्रतिनिधि करता है इंडिसेबल जीन सिस्टम का, यानी कि अनुदेशी जीन क्रियाविधि का। ऑप्शन, इस ऑप्शन में बच्चों आपको कहीं कहीं पर आपको ऑल ऑफ दीज भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना बच्चों कि लेक ऑपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? हमेशा ये अनुदेशी जीन क्रियाविधि का करता है। मतलब ये तो ऑफ होता है, लेकिन जैसे ही उसको एलो लैक्टोज यानी कि लैक्टोज का डेरिवेटिव मिलता है तो अपना ये जीन रेगुलेशन का काम शुरू करता है। इसलिए ऐसे जीन सिस्टम को बोलते हैं बच्चों इंड्यूसेबल जीन सिस्टम। ठीक है। रिप्रेसेबल का मतलब है बच्चों को वो अपने जीन सिस्टम को कम कर देता है। देखा कि हमको जो चीज बनना चाहिए था वो बन गया, उस जीन सिस्टम को बंद कर देता है। वो लेक ऑपेरॉन को चलने फिर बाद में नहीं देता। अगर कोई चलने देता तो वो देता है बच्चों इंड्यूसेबल जीन सिस्टम। ये पूछा गया था 2019 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि आरएनए के आधार अनुक्रम, आरएनए का आधार अनुक्रम हमको दिया हुआ बच्चों, समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ एडेनिन, यू का मतलब यूरेसिल, फिर है साइटोसिन, गुवानिन, फिर है साइटोसिन, वापस है साइटोसिन, यू का मतलब हो गया बच्चों यूरेसिल, जी का मतलब गुवानिन और ए का मतलब होता है एडेनिन का सही आधार अनुक्रम डीएनए में पूछा बच्चों। डीएनए में यानी कि ये जो अगर कोडोन अगर मान रहे, अगर यूरेसिल दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये कोडोन किसका होगा बच्चों? आरएनए का। तो पूछा गया कि आरएनए का टेम्पलेट को देखते हुए आपको किसका टेम्पलेट बनाना है बच्चों? डीएनए का। तो जब भी हमको डीएनए का टेम्पलेट बनाना है बच्चों, समझते हैं, अगर यहां पर एडेनिन है तो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा बताओ?
समझते हैं, एडेनिन या तो हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा या तो गुआनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है। हम लोग समझे थे बच्चों कि एडेनिन बंधन बनाता है या तो थाइमिन के साथ या एडेनिन बंधन बनाएगा यूरेसिल के साथ, और बंधन बनाने के लिए उसको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत पड़ता है। और गुआनिन हमेशा बंधन बनाता है बच्चों साइटोसिन के साथ, जिसके लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि अगर हमको इसको देखते हुए अगर हमको टेम्पलेट बनाना है तो एडेनिन बच्चों आप बताइए किससे बाइंड करेगा, थाइमिन के साथ या यूरेसिल के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए का, और हमको पता है कि यूरेसिल सिर्फ हमको आरएनए में मिलता है और डीएनए में यूरेसिल के जगह पर हमको मिलता है थाइमिन। तो एडेनिन का जो कॉपी यहां पर बनेगा बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री जीन, वो बनेगा थाइमिन। अब यहां पर यूरेसिल है तो यूरेसिल का उल्टा क्या आ जाएगा बच्चों, एडेनिन। यहां पर आ जाएगा बच्चों ए। अगर यहां पर साइटोसिन है तो साइटोसिन हमेशा बंधन बनाता है किसके साथ बच्चों, जी के साथ। फिर गुआनिन है, दिया आ जाएगा साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, वापस से साइटोसिन है तो गुआनिन। अगर यूरेसिल दिख गया बच्चों तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, एडेनिन। अगर गुआनिन दिख गया तो अब आ जाएगा साइटोसिन। अब एडेनिन आ गया तो एडेनिन के साथ या तो थाइमिन जोड़ दो या तो यूरेसिल। अगर हमको डीएनए का टेम्पलेट बनाना बच्चों तो हम क्या जोड़ेंगे, टी। आप ऑप्शन नंबर मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, टी। बी नंबर, टी ए जी सी, उसके बाद जी जी ए सी टी। ये आपको याद रखना बच्चों। कैसे हम लोग आरएनए का टेम्पलेट को देख के डीएनए का टेम्पलेट बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया था 2020 में पूछा गया था। अब आता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। अभी हम लोग समझे थे बच्चों टोटल जो कूट की संख्या होती है वो होती है 64। कैसे निकाले थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल क्या कहता है कि जितना आपके पास नाइट्रोजन क्षार है और आप देखिए कि वो कितने के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, यानी कि 4 पे पावर अगर 3 किया जाए तो हमको कितना मिलता है टोटल कोडन बताओ, 64 कोडन मिलता है, जिसमें से 61 कोडन क्या होता है बच्चों, वो अमीनो एसिड को कोड करता है, और जो 3 कोडन बचता है इसे कहा जाता है स्टॉप कोडन। ये आपको याद रखना बच्चों कि स्टॉप कोडन में कौन कौन आता है। सबसे पहला आपको स्टोन कोडन में मिल जाएगा, बताओ आपको मिल जाएगा अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। प्रारंभ कूट को बोला जाता है बच्चों स्टार्टिंग कोडन। तो स्टार्टिंग कोडन में कौन कौन आता है बच्चों समझते हैं। स्टार्टिंग कोडन 2 होता है बच्चों, एक होता है AUG होता है बच्चों, और दूसरा होता है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा AUG का, और दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाएगा बच्चों GUG का। ये दोनों जो कोडन होता है बच्चों स्टार्ट करने का काम करता है, और जो कोडन मिलता है जैसे अगर हम लोग समझेंगे UAA हो गया, उसके बाद आपको मिल जाएगा बच्चों UGA, और उसके बाद UAG। ये 3 कोडन जो होता है वो बच्चों स्टॉप कोडन का काम करता है, यानी कि जब हमको प्रोटीन बनाने का जरूरत है तो उस टाइम किसी ना किसी कोडन को हमको शुरुआत करना पड़ेगा। तो शुरुआत करने के लिए मेरे पास 2 कोडन होता है AUG और GUG, और जब प्रोटीन सिंथेसिस अगर हमको रोकना है तो रोकने के लिए बच्चों हमको 3 कोडन का जरूरत पड़ता है, यानी कि UAA, UGA, उसके बाद UAG। ऑप्शन हम लोग समझते हैं बच्चों विच वन इज द इनिशिएशन कोडन, यानी कि शुरुआत वाला कोडन कौन है, प्रारंभिक वाला, तो AUG और GUG। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर। बाद बाकी ये सब क्या है, स्टॉप कोडन। ये पूछा गया था 2020 में। ये आपको बच्चों लिख लेना है, कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा। टोटल 64 कोडन में 61 कोडन जो है वो अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। अमीनो एसिड का मतलब वो जाकर के आगे डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। और जिसमें से 2 स्टार्टिंग कोडन होता है और जो 3 कोडन बच जाता है बच्चों, ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता। इसका काम होता है कि कोडन को रोकना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना। ये आपको 3 होता है, इन तीनों को याद रखना। बहुत बार पूछा गया बच्चों, ये आया था 2020 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट का मतलब समझते हैं बच्चों कि जब भी हमको डीएनए का रेप्लिकेशन करना होता है, कि आप एक अनुमान लगाए, क्या हम डीएनए के लेंथ को पूरा खोल सकते हैं क्या? नहीं। वो डीएनए के पूरे लेंथ को खोलने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है बच्चों, जितना एनर्जी अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। तो जिस वजह से हम लोग डीएनए में एक जगह कट लगाते हैं, फ्रेगमेंट बनाते हैं, और ये कट आपको कुछ बच्चों इस तरह से दिखेगा, समझते हैं ध्यान से। ये कट आपको इस तरह से दिखेगा और इनको बोला जाता है बच्चों फ्रेगमेंट फोर्क, यानी कि इसको बोला गया है रेप्लिकेशन फोर्क। इसको बोला जाता है बच्चों रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या है बच्चों? डीएनए का वो जगह जहां पर से हमको क्या करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, आरएनए का रेप्लिकेशन करना, उनको कहा जाता है बच्चों रेप्लिकेशन फोर्क। तो इसमें 2 एंड होता है बच्चों, एक होता है 3 डेज से 5 डेज और एक होता है बच्चों 5 डेज से 3 डेज, समझते हैं। तो जब भी आपको 3 डेज से 5 डेज दिख रहा है तो इसमें डीएनए का जो निर्माण होगा बच्चों, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वो हमेशा 5 एंड से 3 एंड की तरफ होगा, और इस एंड को बोला जाता है बच्चों लीडिंग स्ट्रैंड। इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। और इधर वाला जहां पर 5 डेज से 3 डेज दिख रहा है बच्चों,
यहां पर आपको जो निर्माण होगा, ये निर्माण होगा 3 डेज से 5 डेज की तरफ। अब बताते समझते हैं बच्चों, और इनको बोला जाता है बच्चों लैगिंग स्ट्रैंड। अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो लीडिंग स्ट्रैंड में जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ये होता है कंटिन्यूअस मैनर में, यानी कि लगातार होते रहता है। लेकिन और अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों लैगिंग स्ट्रैंड में, तो यहां पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये होता है बच्चों डिसकंटिन्यूअस मैनर में। तो पूछा जाता है डिसकंटिन्यूअस मैनर किसमें होता है बच्चों, तो वो होता है लैगिंग स्ट्रैंड में। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तो यही जो छोटा छोटा जो फ्रेगमेंट बनता है ना बच्चों, ये छोटा छोटा जो फ्रेगमेंट बन रहा है डिसकंटिन्यूअस मैनर में, और इन्हीं को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। आपको याद रखना बच्चों, ये आपको जितना भी फ्रेगमेंट दिख रहा है इन तरह से, इसको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसी को कहा जाता है बच्चों ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आखिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है सिंथेसिस होता है कब, डीएनए के संतत द्विगुणन में, यानी कि जहां पर कंटिन्यूअस वाला था। आप देखिए बच्चों जहां पर कंटिन्यूअस वाला रेप्लिकेशन हो रहा है, क्या यहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन रहा है? नहीं, क्योंकि यहां पर छोटा छोटा टुकड़ा तो बन नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, डीएनए के अंतत द्विगुणन में, यानी कि जहां पर क्या होता है बताओ, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। अब देखिए यहां पर डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इस जगह पर आपको क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ओकाजाकी आपको दिख रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब अगला है इन लेगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब बताइए लीडिंग स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूअस था, यहां तो नहीं बन रहा था, लेकिन लेगिंग स्ट्रैंड में बच्चों आपको क्या दिख रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो हम लोग कौन से ऑप्शन के थ्रू जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के थ्रू। ये आपको याद रखना बहुत अच्छा कंसेप्ट था। आखिर ओकाजाकी होता क्या है, ये पूछा गया था 2020 में। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ का मतलब है बच्चों वैसा अनुवांशिक पदार्थ जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं कि मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ। पहला हम लोग समझते हैं बच्चों खंडित जीन। खंडित जीन में आ जाता है बच्चों, एक तो आता है एक्सॉन। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सॉन और इंट्रोन के बारे में। हम लोग उसको स्प्लिट करके वहां से निकालते हैं, फिर बाद में हम लोग उस आरएनए का जो टेम्पलेट होता है उसके ऊपर कैपिंग किया जाता है, टेलिंग किया जाता है। एक्सॉन को हम लोग निकालते हैं, इंट्रोन को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उन जीन को बोला जाता है बच्चों स्प्लिट जीन। ये एक जगह से दूसरे जगह तो मोबाइल नहीं हो सकते, एक जगह से दूसरे जगह नहीं आ सकते। लेकिन बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोसोन का, ये ट्रांसपोसोन जीन क्या होता है बच्चों, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कैपेबल होता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है बच्चों मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ। और जंपिंग जीन जो बोला गया बच्चों, इसी ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसपोसोन का दूसरा नाम जो बोला गया बच्चों जंपिंग जीन बोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। हम लोग जाएंगे कौन से ऑप्शन के थ्रू बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के थ्रू। ये पूछा गया था 2020 में। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। अभी हम लोग समझे थे बच्चों प्यूरिन और पैरामिडिन के बारे में। तो प्यूरिन में क्या सब पाया जाता है, अगर हम लोग आरएनए का बात करेंगे तो इसमें पाया जाता है बच्चों एडेनिन पाया जाता है, और आपको ग्वानिन, एडेनिन और आपको मिल जाएगा थायमिन। और अगर पैरामिडिन का बात करते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा ग्वानिन मिल जाएगा और साइटोसिन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर प्यूरिन के बारे में पूछा जाए तो एडेनिन और थायमिन, डीएनए में और आरएनए में बस थायमिन की जगह पर आपको क्या ऐड करना है, यूरेसिल। और पैरामिडिन जब भी पूछा जाए बच्चों उसमें हमेशा चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें आपको हमेशा क्या मिलेगा, ग्वानिन और साइटोसिन। तो पैरामिडिन प्रेजेंट इन द आरएनए, तो आपको मिल जाएगा ग्वानिन और साइटोसिन। ऑप्शन देखिए कि ग्वानिन और साइटोसिन ऑप्शन कहां पर है, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, उसके बाद है साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन एंड यूरेसिल। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है बच्चों, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अगर पैरामिडिन का बात हो तो पैरामिडिन में आपको, आरएनए के पैरामिडिन में आपको दो चीज मिलेगा, ग्वानिन और साइटोसिन ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ नहीं दिया हुआ बच्चों, लेकिन आपको याद रखना है ग्वानिन और साइटोसिन होगा। ये ऑप्शन ये पूछा गया था 2021 में। एक मिनट बच्चों देख सकते हैं, इसको समझते हैं बच्चों वापस से। एक मिनट, हो सकता है ये गलत है तो वापस से बताते हैं। समझते हैं बच्चों कि जब भी हम लोग प्यूरिन का बात करते हैं तो आपको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्यूरिन को याद आप जो है ना बच्चों एजी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ए से हो जाता है बच्चों एडेनिन और जी से हो जाता है ग्वानिन, यानी कि प्यूरिन में हमको दो नाइट्रोजनी क्षार मिलता है, एडेनिन और ग्वानिन। और अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों पैरामिडिन का, तो इसमें मिलता है साइटोसिन तो और मिलता है बच्चों थायमिन। ठीक है,
और जब भी हम लोग आरएनए का अगर बात करेंगे तो आरएनए में थायमिन तो मिलता नहीं है, तो थायमिन के जगह पर क्या मिलेगा बच्चों, यूरेसिल। तो पैरामिडिन पूछा गया था, तो इसमें आपको मिल जाएगा साइटोसिन और यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। ये पूछा गया था 2021 में। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डीएनए अणु के साइटोसिन अगर 18%, ये वापस वही क्वेश्चन है बच्चों कि साइटोसिन का परसेंटेज ग्वानिन के बराबर होता है, ये भी 18%, तो दोनों 18%। ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ा जाए बच्चों तो टोटल 18 प्लस 18 यानी कि आपको दिख जाएगा बच्चों 36%। तो इसमें से आपको परसेंटेज पूछा गया एडेनिन का। हमको पता है एडेनिन जो वो थायमिन के बराबर होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए एडेनिन प्लस थायमिन अगर निकालना हो बच्चों तो 100% में से 36% तो हमको ग्वानिन और साइटोसिन मिल गया, तो बच गया कितना परसेंट बच्चों, 64%। यानी कि एडेनिन और थायमिन दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा, 64%। और हमको पता है कि एडेनिन और थायमिन आपस में बराबर होता है, तो अगर हमको एडेनिन का अगर परसेंटेज निकालना बच्चों 64/2 यानी कि आपको आ जाएगा 32%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, डी। ये पूछा गया था 2021 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहता है। अभी हम लोग समझते हैं बच्चों, संदेशवाहक आरएनए को हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। इस पर 3 कोडोन मिलता है, इसे कहा जाता है बच्चों कोडोन। और ये तीनों कोडोन जो है बच्चों आपको ट्रिपलेट के फॉर्म में मिलेगा। और इसके साथ आकर के बाइंड होता है एडेप्टर मॉलिक्यूल, जिन एडेप्टर मॉलिक्यूल को बोला जाता है बच्चों टीआरएनए। और इस टीआरएनए में भी इसी का जस्ट कंप्लीमेंट्री जीन होता है बच्चों। अगर यहां पर कोडोन है तो इसका जस्ट आपको यहां पर एंटी कोडोन यानी कि उल्टा मिलेगा। अगर मान के समझते हैं यू है, यहां पर ए है और जी है, इसका यू का उल्टा आपको मिल जाएगा बच्चों ए का उल्टा मिल जाएगा आपको वापस से यू, और जी का उल्टा मिल जाएगा आपको बच्चों सी। क्वेश्चन क्या पूछा, ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेस ऑन द टीआरएनए। ये जो 3 बेस आपको कहां पर दिख रहा है बच्चों, टीआरएनए पर, विच बाइंड्स टू एमआरएनए, जो कि किसके साथ बाइंड होता हुआ दिख रहा है बच्चों, एमआरएनए के साथ। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों एंटी कोडोन। ये पूछा गया था 2021 में, आपको ये चीज याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए उनको क्या बोला जाता है, या बी डीएनए बोला जाता है, जेड डीएनए बोला जाता है, आर डीएनए बोला जाता है, या फिर सी डीएनए। तो इसको बोला जाता है बच्चों सी डीएनए। सी डीएनए का मतलब होता है बच्चों कंप्लीमेंट्री डीएनए। कंप्लीमेंट्री कहने का क्या मतलब है बच्चों कि आरएनए का जो भी टेम्पलेट है, अगर मान के चलते हैं ये आरएनए का टेम्पलेट है, मान के चलते यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर यूरेसिल है, गुवानिन है, साइटोसिन है, यहाँ पर वापस से यूरेसिल है। तो इसको देख करके अगर हमको डीएनए का अगर टेम्पलेट बनाना हो तो इसका हमेशा कंप्लीमेंट्री बनेगा। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो इस जगह पर आपको यूरेसिल दिखेगा, यूरेसिल है तो एडेनिन दिखेगा, गुवानिन है तो साइटोसिन दिखेगा, साइटोसिन है तो गुवानिन दिखेगा, यूरेसिल है तो आपको बच्चों एडेनिन दिखेगा। तो आरएनए से हमको डीएनए बनाना है, एक तरह का कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे का पूरक है, इसलिए इनको बोला जाता है बच्चों सी डीएनए यानी कंप्लीमेंट्री डीएनए। तो डीएनए फॉर्म फ्रॉम द आरएनए बच्चों इसे कहा जाता है सी डीएनए। ये पूछा गया था 2022 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है बच्चों कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होते हैं। समझते हैं बच्चों कि जब भी अगर हमको न्यूक्लिक अम्ल को अगर काटना हो, ठीक है, हम लोग पढ़े थे बच्चों कि जब भी हम लोग न्यूक्लिक अम्ल को अगर सबसे पहले ये कि हमको न्यूक्लिक अम्ल को जिस जगह से काटना है उस जगह को पहचानना होता है, उन जगह को कहा जाता है बच्चों ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपने पढ़ा होगा जहां पर से हमको डीएनए को काटना होता है ताकि हम उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ मिला करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करें और उसको हम लोग किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल के हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह तैयार कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता था बच्चों रेप्लिकेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि बच्चों तो जहां पर हम पहचान लिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, अब उन जगह पर हमको काटने का जरूरत पड़ता है बच्चों, तो काटने के जिसको हम लोग सीजर बोलते हैं तो उनको बोला जाता है मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर के रूप में बच्चों हम लोग हमेशा यूज करते हैं न्यूक्लियजेस का। ये 2 प्रकार का न्यूक्लियस आपको समझ में आएगा बच्चों, एक होता है कि एंडोन्यूक्लियजेस और एक होता है बच्चों एक्सोन्यूक्लियजेस। एक्सोन्यूक्लियजेस जो बच्चा, ये दोनों हमेशा मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर का मतलब होता है बच्चों कैंची, यानी कि हमको डीएनए का फ्रेगमेंट पे कहीं पर भी अगर हमको कट लगाना है तो वहां पर आपको न्यूक्लियस का जरूरत लेना पड़ेगा, या तो एंडोन्यूक्लियस का या तो एक्सोन्यूक्लियस का। क्या अंतर है एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में समझते हैं बच्चों। अगर मान के चलते हैं कि ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, यह डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो ये हमेशा बच्चों किनारे पर, अगर हमको किनारे पर अगर कट लगाना हो बच्चों तो हमेशा कट कौन लगाता है बच्चों, एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस कहां पर कट लगाता है बच्चों,
वो क्या करेगा ना, किसी खास जगह को, स्पेसिफिक जगह को पहचानता है और स्पेसिफिक जगह को पहचान करके उन जगह पर कट लगाता है, उसे कहा जाता है बच्चों एंडोन्यूक्लियस। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंद-2 के बारे में। हिंद-2 क्या करता है, जहां पर 6 बेस पेयर होता है तो उसी 6 बेस पेयर पर क्या करता है बच्चों, वो कट लगाता है। और 6 बेस पेयर ऐसा होना चाहिए कि आगे से पढ़ने पर भी सेम मिले और पीछे से पढ़ने पर भी सेम मिले, और ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आप लोगों ने, जैसे अगर मलयालम अगर देखेंगे, मलयालम आगे से पढ़ने पर भी आपको सेम मिलेगा, पीछे से ही पढ़ने पर सेम मिलेगा, तो ऐसे सीक्वेंस को बोला जाता है बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो उसी जगह पर वो पहचानता है एंडोन्यूक्लियस और उस जगह पर मॉलिक्यूलर सीजर का वो काम करता है। तो पूछा गया बच्चों न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है, अगर हमको खंडन करना, वहां पर कट लगाना है, सीजर के थ्रू लगाएंगे तो उसको कहते हैं बच्चों न्यूक्लियस। 2 प्रकार का होता है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। आपको याद रहना चाहिए, ये पूछा गया था 2022 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग है, जिनको क्या कहा जाता है। तो समझते हैं बच्चों, डीऑक्सीराइबोज मिलता है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज आपको मिल जाएगा बच्चों डीएनए में, और आपको राइबोज शर्करा जो मिल जाएगा वो बच्चों मिल जाएगा आरएनए में। तो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो या फिर राइबोज शुगर हो, ये दोनों बच्चों पेंटोज शर्करा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये पूछा गया था 2022 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। कि डीएनए का अगर न्यूक्लियोटाइड का अगर आपको व्यवस्था देखना ना बच्चों, तो उस व्यवस्था को देखने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। जहां पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, हम लोग डीएनए का जो है ना न्यूक्लियोटाइड का आखिर क्या सीक्वेंस है, किस तरह से वो अरेंज है, अगर हमको उनको देखना है बच्चों, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करते हैं। ये पूछा गया था 2022 में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जब डीएनए के एक विलग्न टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता तब इससे क्या होता है। समझते हैं बच्चों कि अगर डीएनए को हम हमेशा हाई टेम्परेचर पर रख दिए ना, अगर 82 से 90 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उसको रख देते हैं बच्चों, तो डीएनए का डीनेचुरेशन होने लगता है। डीएनए का हो जाता है बच्चों डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है बच्चों, डीनेचुरेशन का मतलब है कि डीएनए हमको क्वाइलिंग के फॉर्म में मिलता है। डीएनए जो हमको वो कुंडलन यानी कि क्वाइलिंग के रूप में मिलता है। जैसे ही हमको 82 से 90 डिग्री सेल्सियस उसको अगर मिलेगा तो बच्चों डीएनए का क्या होने लगेगा, विकुंडलन यानी कि क्वाइलिंग से वो अनक्वाइल्ड होने लगता है बच्चों। तो इस पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, इसका विकुंडलन होने लगता है। ये पूछा गया था 2022 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। कि अगर हमको जीन का अगर एक्सप्रेशन देखना है बच्चों, वो किन लेवल पर होता है, क्या ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है, ट्रांसलेशन लेवल पर होता है, या डीएनए रेप्लिकेशन लेवल पर होता है, या फिर बोथ ए एंड बी। समझते हैं बच्चों, जहां पर भी अगर हमको जीन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है बच्चों, तो जीन का एक्सप्रेशन को आपको हर लेवल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चाहे आपको ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं या फिर ट्रांसलेशन करवा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्या था ट्रांसक्रिप्शन, अगर हमको डीएनए से आरएनए बनाना है, तो डीएनए से आरएनए जब भी बनाएंगे तो आपको हमेशा जीन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। कि अगर जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया ना बच्चों, तो हो सकता है कि उसमें किसी ना किसी तरह का म्यूटेशन आ जाए, वेरिएशन आ जाए। इसलिए आपको हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ता है कि डीएनए से जब भी आरएनए बने, यानी कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन हो, तो आपका जीन का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। या फिर आरएनए से अगर हमको प्रोटीन बनाना हो, जिस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इन दोनों प्रोसेस में बच्चों आपको जीन के एक्सप्रेशन का कंट्रोल रखना पड़ता है, नहीं तो उसमें म्यूटेशन आने का चांसेस रह सकता है, या फिर किसी तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आएगा। यह पूछा गया था बच्चों 2023 में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यह कहता है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिनड़ी जैसी होती है, यानी कि क्लोवर लीफ के जैसा। आखिर कौन सा आरएनए ऐसा जिसका संरचना जो बच्चों क्लोवर लीफ के जैसा। क्लोवर लीफ बच्चों कुछ इस तरह का होता है, और ये क्लोवर लीफ के जैसा स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, वो होता है टीआरएनए का। आप लोगों ने देखा होगा बुक वगैरह में, एनसीईआरटी वगैरह में, कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है। कुछ इस तरह से बच्चों स्ट्रक्चर बनाया जाता है टीआरएनए का, जिसे बोला जाता है एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। ये पूछा गया था 2023 में। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा हुई थी। तो बच्चों न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि अगर हमको न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन करना है, डीएनए आरएनए हो गया, हमको मॉलिक्यूलर बेसिस पे अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है बच्चों, ये किया था खोज ब्रिक्स ने किया था। आपको ये चीज याद रखना बच्चों, कौन साइंटिस्ट का नाम है। जितने भी साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, आपको एक दो जरूर लिख करके याद रखना चाहिए, इससे आपको बोर्ड में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। ये पूछा गया था 2023
2023 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है डीएनए तथा आरएनए समान है। हमको पता है डीएनए और आरएनए में तो बहुत सारा वेरिएशन है कि डीएनए में हमको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन मिलता है, लेकिन आरएनए में बच्चों थाइमिन के जगह पर हमको यूरेसिल मिलता है। अगर शुगर के बेसिस पर देखा जाए तो डीएनए में हमको डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलता है, आरएनए में हमको राइबोस शुगर मिलता है। अगर हम लोग समझते हैं बच्चों की डीएनए आखिर कौन से लेवल पर वो समान मिलता है, क्या लिखता है द्विगुणन में सक्षम होने के बीइंग केपेबल टू रेप्लिकेशन। दूसरा ऑप्शन है समान शर्करा होने के कारण। क्या समान शर्करा होता है? नहीं, समान शर्करा तो नहीं होता, एक में होता है डीऑक्सीराइबोस, एक में होता है राइबोस। बीइंग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। हैविंग सिमिलर पैरामिडिन बेसेस, क्या सिमिलर पैरामिडिन बेस होता? नहीं, इसके जो पैरामिडिन में पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है थाइमिन, साइटोसिन मिलेगा और आपको थाइमिन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग डीएनए आरएनए का बात करेंगे तो थाइमिन की जगह पर यूरेसिल और यहां पर आपको मिलेगा थाइमिन। और अगर सिमिलर शुगर भी नहीं मिलता है, डीएनए में हमको मिलता है बच्चों डीऑक्सीराइबोस मिलता है और इसमें आपको मिल जाएगा राइबोस शुगर। तो आखिर किस लेवल पर आपको समान दिखता है बच्चों? तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक या तो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए, तो इस लेवल पर दोनों बच्चों आपको समान मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हम किसके थ्रू जाएंगे? सी के थ्रू। ये पूछा गया था 2023 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों कि सैटेलाइट डीएनए का उपयोग साधन है लिंग निर्धारण का, अंग संवर्धन का, या फोरेंसिक विज्ञान का, या फिर उत्तक संवर्धन का। समझते हैं बच्चों सैटेलाइट डीएनए क्या होता है कि जब भी हम लोग एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं, उस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हमको जो सबसे पहला कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसे कहा जाता है बच्चों काइनेटोकोर, या फिर इसको कहा जाएगा बच्चों सेंट्रोमियर। यानी कि पहला जो हमको क्रोमोसोम के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर के ऊपर दो बिंब आकार की संरचना पाई जाती है बच्चों, जिसे कहा जाता है काइनेटोकोर। और जिस तरह से यहां पर एक पहला बार संकीर्णन है, उसी तरह से दूसरा संकीर्णन बच्चों इसके एंड के पास होता है, जिन डीएनए को कहा जाता है बच्चों सैटेलाइट डीएनए। इन सैटेलाइट डीएनए का आखिर क्या काम है? तो इन सैटेलाइट डीएनए से बच्चों हम लोग फोरेंसिक विज्ञान में हम लोग इसका मदद लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ये पूछा गया था 2023 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन समापन कोडन, अभी हम लोग समझे थे बच्चों 64 में से 3 कोडन ऐसा जो समापन कोडन का काम करता है, हम लोग समझे थे। टोटल अगर कोडन आपसे पूछा जाए बच्चों, यानी कि कूट अगर पूछा जाए, तो टोटल कूट की संख्या होती है बच्चों 64, जिसमें से 61 कोड करता है किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए। किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए वो जरूर कोड करेगा। और जो बच गया 3 कोडन, ये इसको बोला जाता है बच्चों स्टॉप कोडन। तो स्टॉप कोडन में क्या सब आ जाता है बच्चों? सबसे पहले आ जाता है यूएए, दूसरा आता है बच्चों यूएजी और तीसरा आता है यूजीए। इन तीनों को बोला जाता है बच्चों स्टॉप कोडन। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडन। यूएजी देखते हैं बच्चों, ऑप्शन में यूएजी तो है, यूजीए ये भी है, अगला है एयूजी, क्या एयूजी इसमें दिख रहा है? उसके बाद यूएए। तो बच्चों ये तीनों जो आपको ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ये तीनों स्टॉप कोडन है। पूछा गया कौन स्टॉप कोडन नहीं है, टर्मिनेशन कोडन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, यानी कि एयूजी। तो आखिर यह है कौन सा कोडन बच्चों? तो स्टार्ट कोडन है। याद रखना स्टार्ट किन के द्वारा करना और बंद किन के द्वारा करना, यह पूछा गया था 2024 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि अंतर आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? आवेशीकरण का मतलब होता है बच्चों चार्जिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए? टीआरएनए का चार्जिंग का क्या मतलब है बच्चों? आवेशीकरण का। तो उसका मतलब होता है सजातीय अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ाव, यानी कि जो चार्ज वाला टीआरएनए ना बच्चों, उसको अमीनो अम्ल के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है बच्चों? आवेशीकरण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ये पूछा गया था 2024 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि हर्शे एवं चेजे के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? आपने देखा होगा बच्चों हर्शे और चेजे ने एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह फाइनल किया कि जो डीएनए विषाणु है, विषाणु में जो अगर हमको जेनेटिक मटेरियल का बात करेंगे बच्चों, विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आपको क्या मिलता है? डीएनए। इन चीजों के बारे में कौन अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था? हर्शे एंड एवं चेजे ने बताया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। आपको सारे एक्सपेरिमेंट को बच्चों आपको ध्यान में रखना है, लिखना, और उसका एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन था आपको जरूर एक जगह बना करके रखना चाहिए। यह पूछा गया था बच्चों 2024 में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। यदि बाहरी जीव का निवेशन ट्राइसाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होगा? समझते हैं बच्चों कि अगर कोई फॉरेन डीएनए का मतलब है बच्चों बाहरी डीएनए, इंसर्टेड का मतलब है कि उसमें निवेश करवा दिया जाए।
इंसर्टेड इन किसमें बताओ, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में अगर बच्चों कि अगर कोई बाहर का जीन को अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में क्या होगा, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में क्या होगा बच्चों कि जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट का प्रतिरोध था वो क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट अब क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसका डीएनए नहीं है, फॉरेन डीएनए, वो क्या करेगा बच्चों, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट को वो खत्म कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, ये पूछा गया था 2024 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है, आखिर इनमें से कौन सा ऐसा कथन है बच्चों कि जो कि डीएनए के बारे में गलत है। सबसे पहला ऑप्शन है कि डीएनए का अदर्ध संरक्षित प्रकृति होती है, यानी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बच्चों वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये सही है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, हमको पता है बच्चों कि अगर हमको डीएनए से डीएनए बनाना है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, उसके लिए एक एंजाइम का जरूरत है, डीएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है। अगला, प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम उत्परिवर्तन हो सकता है, कि जब भी प्रतिकृतन हो रहा है यानी कि रेप्लिकेशन हो रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह का अगर बच्चों गलती होता है, ऑब्वियसली उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन होने का 100% चांसेस रहता है। अब चौथे ऑप्शन पर आते हैं। डीएनए की दोनों लड़ियां पर प्रतिकृति सतत होती, क्या कंटिन्यूअस होती? अभी हम लोग समझे थे बच्चों रेप्लिकेशन फोर्क के बारे में। एक रेप्लिकेशन फोर्क जिसको बोला जाता था लीडिंग एज और एक को बोला जाता था बच्चों लेगिंग एंड, लेगिंग स्टैंड। तो लीडिंग में तो बच्चों कंटिन्यूअस होता था, लेकिन लेगिंग में कैसा होता था बच्चों, डिसकंटिन्यूअस, जिस वजह से क्या चीज का फ्रेगमेंट होता था बच्चों, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। दोनों स्टैंड में तो हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता है, एक में कंटिन्यूअस चलता है, दूसरे में डिसकंटिन्यूअस, यानी कि लीडिंग वाले स्टैंड में बच्चों आपको कंटिन्यूअस दिखेगा और लेगिंग वाले स्टैंड में बच्चों आपको डिसकंटिन्यूअस दिखेगा, और उसी जगह पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है। तो इसमें कौन सा कथन के बारे में असत्य बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि डीएनए के दोनों लड़ियां पर प्रतिकृति सतत नहीं होती है, एक जगह सतत होती है, दूसरे में असतत होती है। जहां पर असतत होगा वहां पर क्या चीज बनेगा बच्चों, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है। ठीक है, यह पूछा गया था 2024 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम राइबोसोम आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी, इनमें से आखिर कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि हमको जो ट्रांसक्रिप्शन करता है किसका, राइबोसोमल आरएनए का। अभी हम लोग पढ़े थे बच्चों, अगर हमको आरएनए बनाना है ना तो हमको आरएनए पॉलीमरेज 1 का जरूरत होता है, लेकिन अगर हमको टीआरएनए बनाना, 5S आरएनए बनाना है, या फिर हमको एसएनआरएनए बनाना बच्चों, उस वक्त हमको चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज 3 का जरूरत पड़ता है। और जहां पर हमको एमआरएनए बनाना तो वहां पर हमको आरएनए पॉलीमरेज 2 का जरूरत पड़ता है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये पूछा गया था 2024 में। आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज 1 का कहां काम आता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 का कहां काम आता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 में बच्चों आपको अगर टीआरएनए बनाना हो, 5S आरएनए बनाना हो या फिर एसएनआरएनए बनाना हो बच्चों, इसमें हमको आरएनए पॉलीमरेज 3 का जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर हमको राइबोसोमल आरएनए बनाना है बच्चों तो हमको किसका जरूरत पड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, और चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर आपको देखना है, और जहां नहीं समझ में आया बच्चों आपको जरूर कमेंट करके पूछना है आखिर क्या है। तो लेक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है, समझते हैं बच्चों। जब भी हम लोग एक लेक ऑपेरॉन का बात करते हैं ना तो उसमें हमको 3 स्ट्रक्चरल जीन मिलता है। हमको कितना स्ट्रक्चरल जीन मिलता है बच्चों, 3। एक मिलता है जेड, दूसरा मिलता है वाई और तीसरा मिलता है ए। इन तीनों जीन को बोला जाता है बच्चों स्ट्रक्चरल जीन। समझते हैं बच्चों। तो आखिर इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन का क्या काम है, तो आपको जो बच्चों ये जेड जीन जो दिख रहा है, जेड जीन कोड करता है आपको बीटा गैलेक्टोसिडेज को। ठीक है, और अगर वाई का बात करते हैं बच्चों, ये कोड करता है परमिएज के लिए। और अगर बात करते हैं बताओ जीन ए का, तो ये कोड करता है बच्चों ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो बताओ बच्चों बी क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है। और अगर बात करते हैं बच्चों वाई के लिए, तो ये कोड करता है परमिएज के लिए। और अगर ए का बात करेंगे बच्चों तो ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये रिप्रेसर जीन के लिए तो अलग होता है, वो ओ के साथ बाइंड होता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ वाई जीन इन द लेक ऑपेरॉन, तो वाई जीन का क्या काम है बच्चों, ये कोड करता है किसके लिए, परमिएज के लिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये पूछा गया था 2024 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेक ऑपेरॉन बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। अभी हम लोग समझे थे, देखिए बच्चों बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग कौन करता है, जेड जीन। इसमें आपको ऑप्शन क्या लगा देना है बच्चों, जेड जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो ये पूछा गया था 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है, स्टार्ट कोडोन। हम लोग पढ़े थे बच्चों, स्टार्ट कोडोन कौन होता है, AUG हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, यानी कि AUG।
जी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये पूछा गया था 2025 में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए। समझते हैं बच्चों, अभी हम लोग समझे भी थे कि अगर हमको डीएनए से डीएनए बनाना हो, डीएनए से हम लोग आरएनए भी तैयार कर सकते हैं और आरएनए से हम लोग प्रोटीन तैयार करते हैं। तो अगर हमको डीएनए से डीएनए बनाना हो तो इसे कहा जाता है बच्चों रेप्लिकेशन। अगर हमको डीएनए से डीएनए ही बनाना है तो उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन। और अगर हमको डीएनए से आरएनए बनाना है तो इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से अगर बच्चों हमको प्रोटीन बनाना है तो इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। आपको याद रखना है ऑप्शन क्या पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? यानी अगर हमको आरएनए का फॉर्मेशन करना है तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये पूछा गया था 2025 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था? क्या किया था? जे रेडबर्ग ने किया था, डब्ल्यू इंग्राम ने किया था, बैटसन ने किया था या एस बेंजर ने किया था? क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंस द टर्म म्यूटॉन। आखिर टर्म किसने दिया था? सिस्टोन टर्म किसने दिया था? रेकॉन टर्म किसने दिया था बच्चों? ये दिया था ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस बेंजर ने दिया था। ये पूछा गया था 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? अभी हम लोग समझे थे बच्चों कि जितना भी नाइट्रोजनी क्षार है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। अगर एडेनिन को जोड़ना हो वो या तो थायमिन के साथ जुड़ेगा, अगर या फिर एडेनिन जो वो यूरेसिल के साथ जुड़ता है। अगर एडेनिन को थायमिन के साथ जोड़ना है तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन बंध का जरूरत, या फिर एडेनिन को अगर यूरेसिल के साथ जोड़ना है तो भी 2 हाइड्रोजन बंध का जरूरत पड़ता है। अगर हमको गुआनिन को बच्चों साइटोसिन के साथ जोड़ना है तो उसके लिए हमको 3 हाइड्रोजन बंध का जरूरत पड़ता है। ये 3 बंध को आपको याद रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, पूछा है कि कौन सा सही है। क्या कभी गुआनिन थायमिन के साथ बाइंड करता है? नहीं, क्योंकि गुआनिन हमेशा बच्चों बाइंड करेगा साइटोसिन के साथ। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है साइटोसिन गुआनिन के साथ बाइंड करेगा, सही है। साइटोसिन जो गुआनिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन इसके लिए 3 हाइड्रोजन बंध का जरूरत है, लेकिन यहाँ 2 दिया, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला है कि गुआनिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, सही बात है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ेगा और हमको 3 हाइड्रोजन बंध का जरूरत है, दिए आपको, सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का जरूरत पड़ता है। ये पूछा गया था बच्चों 2025 में। अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए। आखिर ऐसा कौन सा आरएनए जो बच्चों घुलनशील है? तो घुलनशील का अगर बात किया जाए बच्चों, आपको लगाना है टी आरएनए, क्योंकि इन सभी आरएनए में टी आरएनए ऐसा है बच्चों जो स्मॉल है और क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। इसलिए अगर आपको बच्चों घुलनशील आरएनए के बारे में पूछा तो आपको ऑप्शन क्या मारना है? टी आरएनए। ये पूछा गया था 2025 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंध होते हैं? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर द न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए अटैच। अगर हमको डीएनए का अगर न्यूक्लियोटाइड को अगर अटैच करना बच्चों किससे जरूरत होगा? क्या हाइड्रोजन बंध से? नहीं, हाइड्रोजन बंध से हम लोग किसको जोड़ते हैं बच्चों? नाइट्रोजनी क्षार को। एडेनिन को थायमिन से, गुआनिन को साइटोसिन से। क्या कोवेलेंट बॉन्ड का जरूरत पड़ता है? फिर इलेक्ट्रोवैलेंट का। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का जरूरत नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का आयंस नहीं बनता। तो इलेक्ट्रोवैलेंट वहां पर बनता है जहां पर हमको आयंस का जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? डी, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। ये पूछा गया था 2025 में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इस चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जिस भी तरह का अगर आपको दिक्कत है जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।